हेलो एवरीवन। हेलो सर। अभी हमारी कैपिटल गेन की क्लासेस चल रही है। तो इसमें जो थ्योरेटिकल है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। आज से हम प्रैक्टिकल क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कोई डाउट हो तो बताइए किसी को। अभी प्रैक्टिकल करें स्टार्ट। ऐसा कीजिए। विजिबल है सबको ये स्लाइड। यस। यस सर, विजिबल है। देखो एक फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इसमें हमको कैपिटल गेन है और एग्जम्पशन है, दोनों कवर हो जाएंगे। आज हम 3 to 4 है एग्जाम्पल देखेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। इसमें देखिए, कोई एक पर्सन है, उसकी कॉस्ट ऑफ ज्वेलरी, मतलब उसके पास एक ज्वेलरी पड़ी है। ठीक है। तो उसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट कैसे हुई, उसने परचेज किया था। वो फाइनेंशियल ईयर 5-6 में परचेज किया था। ठीक है। वो परचेज किया था 1,82,000 और उसको सेल कर दिया ज्वेलरी को। वो सेल कर दिया 19 में, सेल कर दिया जनवरी 19 में सेल कर दिया। वो सेल किया था 17,50,000 में। ठीक है। उसके बाद जब उसने सेल किया तो उसका कुछ ट्रांसफ़र का एक्सपेंडिचर आया, मतलब कि उसको सेल करने में जो भी खर्चा आया वो 17,000 आया। हो सकता है उसने कोई कमीशन दिया हो, कोई ब्रोकरेज दी हो, कोई भी टाइप का एक्सपेंडिचर आया उसका। और उसके बाद जो भी पैसा उसके पास आया, उसमें से उसने रेजिडेंशियल हाउस परचेज कर लिया, एक घर परचेज कर लिया उसने। वो भी सेम फाइनेंशियल ईयर में कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है सबको। यस सर, क्लियर है। मतलब ज्वेलरी थी, ज्वेलरी को सेल कर दिया और जो पैसा आया उससे हाउस ले लिया। ओके। ठीक है। और जो ज्वेलरी सेल की उसमें कुछ भी खर्चा आया, वो हम देख सकते हैं 17,000 खर्चा आया है। अब हमें कैलकुलेशन करते हैं कैपिटल गेन की, उसको कितना कैपिटल गेन हुआ है और उसके बाद उसको कोई एग्जाम्पशन अवेलेबल है नहीं है। अब देखिए, सबसे फर्स्ट हमने जब देखा था कि हम कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करेंगे, तो हमने सबसे पहले ये देखा था कि भी हमको कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म करना है या शॉर्ट टर्म करना है। तो आप देखिए, उसके पास पीरियड ऑफ होल्डिंग कितनी है। उसने 5-6 में लिया था, फाइनेंशियल 5-6 में लिया था। और ठीक है, 2019 में बेचा था, इसका मतलब 3 ईयर के ऊपर हो गए, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का क्या फॉर्मूला है कि सेल कंसिडरेशन क्या है इसका। तो सेल कंसिडरेशन इसका 17,50,000 है। तो 17,50,000 हमने यहाँ पुट कर दिया। उसके बाद जो भी हमारा जो ट्रांसफ़र का जो खर्चा आया है, तो ट्रांसफ़र का खर्चा जो भी आया है इसका, या सेल का खर्चा आया है, वो हम उसमें से सेल कंसिडरेशन में से कम कर देंगे। तो 17,000 जो भी एक्सपेंडिचर आया है वो हमने कम कर दिया इसमें से। तो नेट सेल्स कंसिडरेशन हमारा हो गया 17,33,000। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद अगर हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन करते हैं कैलकुलेशन, तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है बस वही हम कम करते हैं। बट ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमको कम करना पड़ेगा। तो इंडेक्स कॉस्ट से हमारा बेनिफिट हो जाएगा हमको। अब कैसे बेनिफिट होगा देखिए, कॉस्ट ऑफ ज्वेलरी थी 1,82,000 की। ठीक है। बट हम देख सकते हैं कि इंडेक्सेशन कॉस्ट का बेनिफिट हमको मिल रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। तो इंडेक्सेशन कॉस्ट का बेनिफिट हमको कैसे मिलेगा कि जो 117 रुपये है, 117 इंडेक्स है। तो ये 117 इंडेक्स है, वो फाइनेंशियल ईयर 5-6 का है। 5-6 का इंडेक्स है। इंडेक्स हमको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स की वेबसाइट पे या बुक्स में कहीं भी मिल जाएगा। ये हर साल का ये अलग अलग इंडेक्स दे रखा है। ये डिफरेंट डिफरेंट ईयर का इंडेक्स दे रखा है इसमें। तो हमको रटने की रिक्वायरमेंट नहीं है, याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम बस डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। तो अब देखिए, इंडेक्स हमारा जब हमने परचेज किया था, परचेज हमने कब किया था, 5-6 में किया था, तो उस टाइम का इंडेक्स था 117। और जब हम सेल कर रहे हैं, मान लीजिए 2019 में सेल कर रहे हैं, तो उसका इंडेक्स है 289। ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया कि 289/117 और इंटू जो भी हमारी कॉस्ट है, कॉस्ट कितनी है इसकी, 1,82,000 है। जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1,82,000 है,
ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 289 से, मतलब लेटेस्ट रेट से, और हमने डिवाइड किया पुरानी रेट से, पुराने इंडेक्स से। तो हमारा क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारी इंक्रीज हो गई, बढ़ गई, 1,82,000 से 4,49,000 हो गई। इसका क्या मतलब हुआ कि महंगाई या इन्फ्लेशन बढ़ने से अगर वो 1,82,000 की वैल्यू की थी, तो अगर वो हम इसी साल लेते तो 4,49,000 की पड़ती हुआ। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारी आ गई, जो इंडेक्स कॉस्ट हम बोल सकते हैं। अब हम डायरेक्ट डिफरेंस निकाल लेते हैं इसका। तो नेट सेल्स कंसिडरेशन 17,33,000 और माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 4,49,000 समथिंग। तो हमारा टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया 12,83,444। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, कैपिटल गेन में हमको बहुत सारी एग्जम्पशंस मिलती है। एग्जम्पशन तो हमारे बेनिफिशियल के लिए होती है, बेनिफिट के लिए होती है। तो इसमें देखिए इसने क्या किया है आगे, उसने एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर ली। तो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करने से क्या हुआ, एग्जम्पशन 54F है, 54F आप यहाँ चेक कर सकते हैं, जितनी भी एग्जम्पशंस हैं ये सारी एग्जम्पशंस हैं। इसमें देखिए सेक्शन है 54F, उसमें क्या है, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स। अगर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स को सेल करते हैं, वो चाहे रेजिडेंशियल हाउस हो, ठीक है, चाहे वो शेयर कैपिटल हो, चाहे ज्वेलरी हो, बट वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स को सेल करने से, बट हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। हाउस प्रॉपर्टी हमको एग्जाम्पशन मिलती है 54 में। तो अदर देन हाउस प्रॉपर्टी कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स है, ठीक है, और वो हम बेस के न्यू हाउस प्रॉपर्टी ले लेते हैं। अगर हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स है अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, तो हमारे पास क्या थी, इस वाले केस में क्या था, ज्वेलरी थी। इस वाले केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स क्या था, ज्वेलरी थी, वो हमने सेल कर दी। तो सेल करने से हमने क्या परचेज किया, फिर न्यू हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर ली। रूल में भी यही बोलता है 54F में, क्या रूल है कि अगर हम कैपिटल असेट्स अदर देन हाउस प्रॉपर्टी को सेल करके अगर न्यू परचेज कर रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी, तो हमको एक एग्जाम्पशन मिलेगी, ठीक है। या अगर हम परचेज नहीं करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो 3 ईयर में हमको कंस्ट्रक्शन करना है, या परचेज बिफोर 1 ईयर और आफ्टर 2 ईयर ऑफ सेल। तो अब देखिए इसने कब परचेज किया है, इसने देखिए जनवरी में सेल किया था, वो मार्च में परचेज कर लिया, मतलब आफ्टर 2 मंथ ही परचेज कर लिया। तो इसका मतलब इस लिमिट में आ गया वो, इस 2 ईयर या 3 ईयर की लिमिट में आ गया वो। तो इसका मतलब उसको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। और कितना एग्जाम्पशन मिलेगा, इसका एक फॉर्मूला है। तो इसमें कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट्स, जो भी कॉस्ट है न्यू एसेट्स की, न्यू एसेट्स की कॉस्ट कितनी है, 15 लाख है, ठीक है। उसके बाद इनटू कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन कितना है इसका, इसका कैपिटल गेन कितना है, ये देखिए, ये कैपिटल गेन है इसका 12,83,000, ठीक है, और डिवाइड बाई नेट कंसिडरेशन। अब इस वाले केस में देखिए नेट कंसिडरेशन कितना है इसका, 17,50,000, और इसमें से लेस हो गया एक्सपेंसेज ऑन सेल। तो नेट कंसिडरेशन हमारा आया 17,33,000। तो 17,33,000 ये हमारा इससे डिवाइड हो गया। तो जो भी कैलकुलेशन हमारे पास आई वो हमको एग्जाम्पशन मिल गई अंडर सेक्शन 54F। टोटल एग्जाम्पशन आई हमारी 11,10,000। तो हमारा जो कैपिटल गेन हुआ 12,83,000, उसमें से हमको बेनिफिट मिल गया 11,10,000। तो हमारा हमको टैक्स कितने पे देना है, बस 1,72,000 पे टैक्स देना है। तो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ हमारा 1,72,558। इसमें बताइए कोई डाउट हो तो। नहीं सर। कोई डाउट है इसमें, नो सर। आगे चले। अब देखिए हमारे पास एक और एग्जांपल है, उसमें देखिए मिस प्रिया ने क्या किया, एग्रीकल्चरल लैंड है उसके पास एक, वो अर्बन एरिया में है। अगर ये रूरल एरिया में होता तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स बनती नहीं और ये टैक्स फ्री हो जाती, बट ये अर्बन एरिया में है। तो अर्बन एरिया में होने से एक लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स है।
तो मिस प्रिया सेल्स एग्रीकल्चरल लैंड, एक एग्रीकल्चरल लैंड है वो सेल कर रही है। कितने में सेल कर रही है? 11,31,000 में सेल कर रही है। और उसने ब्रोकरेज भी पे किया है @2%। ठीक है। अब कब सेल किया है? 31 मार्च 2020 को सेल किया है, मतलब 2020 में उसने सेल कर दिया। ओके। हमारे पास एक वैल्यू और है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मतलब हमने कब परचेज किया था इसको? 1 मार्च 2006 में। कितने में परचेज किया था? 3,82,000 में परचेज किया था। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी है, ठीक है, सेल वैल्यू भी है, और हमारा ट्रांसफर एक्सपेंडिचर भी आ गया। एंड इट वाज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। ये एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए यूज होती थी। मतलब एग्रीकल्चरल लैंड होना ही ओके नहीं है, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए भी होना ज़रूरी है। अब ये क्यों ज़रूरी है? ये हमको एक एग्जाम्पशन मिलेगी, उसमें बेनिफिट होगा इसका। अगर ये एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज़ नहीं है तो हमको एक आगे एग्जाम्पशन नहीं मिल पाएगी। तो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज़ हो रही है, इसका मतलब एक एग्जाम्पशन हमको एक्स्ट्रा मिलेगी। अब हम देखेंगे आगे। अब एग्रीकल्चर पर्पज के लिए कब से कब तक यूज़ है? ये 2010 से लेके जब तक ये सेल हुई है। कब सेल हुई है? 2020। मतलब लगभग 10 साल ये एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज़ हुई है, मतलब खेती हुई है इसमें। और 31 मार्च 2020 सी ओन ओनली वन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। उसके पास एक ही रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी थी बस। ठीक है। ऑन 6 अप्रैल 2020 सी परचेज द फॉलोइंग असेट्स। मतलब 2020 में उसने अप्रैल में 2 असेट्स परचेज और कर ली इसने। मतलब कि उसने खेती की ज़मीन बेच के एक तो एग्रीकल्चरल लैंड एक और ले लिया 1,20,000 का, और एक रेजिडेंशियल हाउस ले लिया 5 लाख का। ठीक है। अब कैपिटल गेन हमको फाइंड आउट करना है, और हमारे पास जो इंडेक्सेशन कॉस्ट है वो 56 की है 117। अब देखिए हमको सबसे फर्स्ट हमको क्या देखना है कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है। तो हमारे पास जो पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से कब तक है? ये 2006 में हमने परचेज किया था और 2020 में हम बेच रहे हैं, तो 3 ईयर के ऊपर है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। ठीक है। मतलब इंडेक्सेशन कॉस्ट का बेनिफिट मिलेगा हमें। तो सेल्स कंसिडरेशन कितना है? 11,31,000। तो 11,31,000 हमने यहाँ पुट किया। उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन सेल, एक्सपेंडिचर ऑन सेल कितना है? ब्रोकरेज है 2%, तो ये भी आ गया। तो नेट सेल्स कंसिडरेशन हमारा आ गया, इसमें से कम हो गया। तो नेट सेल कंसिडरेशन हमारा 11,08,000 आ गया। उसके बाद इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो एक्विजिशन की कॉस्ट कितनी थी? 3,82,000 थी। ये देखिए 3,82,000 थी। और 2006 का इंडेक्सेशन कितना था? 2006 का इंडेक्सेशन था 117। तो डिवाइड बाई 117, मतलब 3,82,000 डिवाइड बाई 117 और मल्टीप्लाई बाई 289। तो 289 कैसे आया? ये देखिए यहाँ पर 289 है ना। फाइनेंशियल ईयर 1920 का 289 है, तो यहाँ पर 289 आ गया। यहाँ सर 289 ये है। जो ईयर्स के हैं ये हम कहीं पे भी देख सकते हैं? है जी। जैसे 289 है हाँ, जो ये आप ईयर्स जैसे में है आप नॉर्मल गूगल पे सर्च कर सकते हैं या बुक्स में देख सकते हैं, ये फिक्स रहते हैं। अच्छा ये हर फाइनेंशियल ईयर में ओके मतलब अपडेट हो जाते हैं। हाँ चेंज होता है ये। अब देखिए 2023 के लिए 3031 है। इसका मतलब ये कि ये ऐसे ऐसे हमारी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। मतलब कि ओके 2001 फाइनेंशियल ईयर 2001 एंड 2 में जो वैल्यू 100 रुपीज़ का आ जाता था, मतलब कोई भी आइटम की वैल्यू अगर 100 रुपीज़ थी, वो अब उसकी वैल्यू अब हो गई है 331 रुपीज़ एज पर इनकम टैक्स एक्ट। मतलब 3 गुना से ज़्यादा बढ़ गई है इन्फ्लेशन। बढ़ती जा रही है। इसलिए हमको यहाँ पर बेनिफिट मिल जाता है। तो 3,82,000 का जो हमने परचेज किया था, वो अगर हम आज परचेज करते तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के हिसाब से वो 9,43,000, लगभग 3 गुना के आसपास हमारा हो गया है। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारा कितना आ गया? कैसे आया? नेट सेल्स कंसिडरेशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो नेट कैपिटल गेन हमारा आ गया 1,64,000। उसके बाद देखिए हमने क्या किया था बाद में, हमने एक एग्रीकल्चर लैंड और ले लिया 1,20,000। तो 1,20,000 एग्रीकल्चर लैंड लेने से क्या हुआ? हमको एग्जाम्पशन एक और मिल गई अंडर सेक्शन 54B, एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। 54B में चलते हैं। चलो ये देखिए 54B। 54B में क्या बोल रखा है? सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड।
अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड को हम सेल कर रहे हैं, उससे चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो या शॉर्ट टर्म कैपिटल सेट्स हो, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कुछ भी हो सकता है, और उससे हमने एक न्यू एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर लिया है, मतलब कि एक एग्रीकल्चरल लैंड को सेल करके न्यू एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर लिया है, तो एक कंडीशन तो ये होगी, एक खेती की ज़मीन को बेच के एक नई खेती की ज़मीन ले लिया हमने, एक तो कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन क्या है, वो जो खेती की ज़मीन थी वो जब सेल हुई थी उससे मतलब कि परचेज विद इन 2 years फ्रॉम द सेल ऑफ लैंड, मतलब क्या हुआ, परचेज विद इन 2 year फ्रॉम सेल ऑफ लैंड, जब भी सेल हुआ है लैंड उसके 2 साल के अंदर वो नई ज़मीन हमको ले लेनी चाहिए, तो नई ज़मीन हमने 2 साल के अंदर ही लिया है। देखो 2020 में उसने न्यू लैंड ले लिया, वो सेल कितनी की थी, कब की थी, मार्च 20 में, मतलब अगले मंथ ही उसने ले लिया नया, तो सेकंड कंडीशन भी पूरी हो गई। थर्ड कंडीशन क्या है, लैंड सोल्ड, मतलब जो भी लैंड सोल्ड हुई है मस्ट बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पज फॉर 2 years प्रायर टू सेल, मतलब कि जब सेल हुई है उससे 2 साल पहले कम से कम वो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज भी हो रही है, इट वॉज यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज, ठीक है, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज हो रही है, और लगभग 10 साल यूज हुई थी, 2010 से यूज हुई थी, और 2020 में हमने बेचा था, तो कम से कम 2 साल ये यूज हो गई, तो ये कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो गई। ठीक है, उसके बाद हमको कितना एग्जाम्पशन मिलेगा, अगर ये कंडीशन पूरी होगी तो हमको कितना एग्जाम्पशन मिलेगा, तो लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ न्यू एग्रीकल्चर लैंड और कैपिटल गेन, अगर हमारा कोई भी कैपिटल गेन हुआ है इस वाले केस में कितना हुआ था, 1,64,000 कैपिटल गेन हुआ था, या फिर हमने न्यू असेट्स कितने के लिए, उसमें से जो भी कम हो उसका एग्जाम्पशन मिल जाएगा, तो 1,64,000 और 1,20,000 में से जो भी कम होगा उसका एग्जाम्पशन हमको मिल गया, तो 1,20,000 का हमको एग्जाम्पशन मिल गया। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारा कितना रह गया जिसमें टैक्स लगना है, तो 164 में से 120 चला गया, 44,000 बैलेंस बच गया। अब देखिए उसने एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी भी ले ली, तो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी लेने से एक एग्जाम्पशन और मिल गया उसको। ठीक है, कौन से सेक्शन में मिला, 54F में, ये देखो 54F, उसमें क्या है कंडीशन कि सेल ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स अदर देन हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स को छोड़कर कोई भी अगर वो हाउस प्रॉपर्टी खरीदता है, देखिए हमने यहाँ पर भी बेनिफिट लिया था एक 54F का, लास्ट क्वेश्चन में हमने बेनिफिट लिया था एक 54F का, उसमें क्या किया था, उसने ज्वेलरी सेल करके रेजिडेंशियल हाउस परचेज किया था, और इस वाले केस में एग्रीकल्चर लैंड सेल करके फिर से रेजिडेंशियल हाउस परचेज कर रहा है, इसका मतलब 54F में क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स हो छोड़कर हाउस प्रॉपर्टी को, जैसे कि सर शॉर्ट टर्म वाली। नहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स होनी चाहिए अगर हमको 54F में एग्जाम्पशन लेना हो, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स छोड़कर हाउस प्रॉपर्टी, अगर हाउस प्रॉपर्टी को छोड़कर कोई भी लॉन्ग टर्म असेट्स है और उसको सेल करके अगर हम हाउस प्रॉपर्टी एक और ले रहे हैं तो हमको ये एग्जाम्पशन मिल जाएगी 54F में। तो इसके लिए वही बेसिक लिमिट है कि 3 year के ये अंदर कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, 2 year के अंदर परचेज होना चाहिए, या बिफोर 1 year परचेज भी हो सकता है, और उसमें कॉस्ट ऑफ न्यू असेट्स, वही फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ न्यू असेट्स इनटू कैपिटल गेन और डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन, तो सेम फॉर्मूले से हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी 74,346 वैल्यू आई, मतलब ये एग्जाम्पशन हमको 74,346 वैल्यू तक एग्जाम्पशन मिल सकता है, बट हमारा जो कैपिटल गेन कितना बचा था, 44,000 ही बचा था, तो इससे ज़्यादा एग्जाम्पशन मिल नहीं सकता, तो हमको 44,000 का पूरा एग्जाम्पशन मिल जाएगा, तो हमारा कैपिटल गेन 0 हो जाएगा। कोई डाउट है? नो सर।
ठीक है ना, हमको बस अलग अलग मतलब सेक्शंस में अलग अलग एग्जाम्पन हमको मिल जाएगा। इस वाले केस में हमको डबल एग्जाम्पन मिल रहा है, क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को सेल करके हाउस प्रॉपर्टी लिया और एग्रीकल्चर लैंड लिया। एक क्वेश्चन और देखते हैं। कुछ मिक्स तो नहीं हो रहा? नहीं सर, कोई मिक्स नहीं हो रहा। अब देखिए, एक है पर्सन, उसने क्या क्या सेल किया है। एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल किया, एक गोल्ड सेल किया है, एक सिल्वर सेल किया है। और कब कब सेल किया है? 2017 में, 2017 में, 2017 में, तीनों 2017 में सेल किया। और सेल कितने में सेल किया है? 9 लाख का हाउस प्रॉपर्टी सेल किया है, 8 लाख का गोल्ड सेल किया है, और सिल्वर सेल किया है 5 लाख का। और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इसमें पहले से ही इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दे रखी है। ठीक है, मतलब नॉर्मल कॉस्ट नहीं दे रखी, पहले से इंडेक्स करके दे रखी है। ठीक है, तो हमको दिमाग नहीं लगाना। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है? 4 लाख, 6 लाख, 1,50,000। ठीक है, मैं तीनों की सेल कंसिडरेशन दे दिया, तीनों का इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दे दिया, और डेट ऑफ सेल दे दिया। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, ये सेल करके क्या किया इसने? उसने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ले ली एक 17 में, 2017 में रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ले ली उसने। कितने के लिए? 7,50,000 की। और बॉन्ड ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के बॉन्ड ले लिए, NHAI के बॉन्ड ले लिए इसने 2,50,000 तक। ठीक है, अब हमको कैलकुलेशन करना है कैपिटल गेन। तो हमको कैसे पता चलेगा ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है? ये देखिए, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दे रखा है, इसका मतलब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही होना चाहिए, तभी इंडेक्स कॉस्ट एक्विजिशन दे रखा है। अब इसका क्या फॉर्मूला है? सेल्स कंसिडरेशन, सेल कंसिडरेशन 9 लाख, 8 लाख, 5 लाख। ठीक है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 4 लाख, 6 लाख, 150। तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 5 लाख, 2 लाख, 350। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। उसके बाद हमको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। किसका एग्जाम्पशन मिलेगा? ये देखिए, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इसने लिया है 7,50,000 की, और इसने एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल की थी। तो हम ये मान सकते हैं रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को सेल करके एक न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इसने ले ली। तो इसके लिए देखिए, एक एग्जाम्पशन हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पशन था, तो हमने सबसे फर्स्ट पढ़ा था, वो है कि अगर कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को सेल करके न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ले रहा है, और कब ले रहा है? 3 ईयर के अंदर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, 2 ईयर के अंदर परचेज कर रहा है, या बिफोर 1 ईयर ले रहा है, तो उसको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। कितना मिलेगा? लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन, मतलब जो भी कैपिटल गेन हुआ है या न्यू कॉस्ट है उसका, उसमें जो भी कम होगा वो एग्जाम्पशन मिल जाएगा। तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया, उसमें से एग्जाम्पशन 54 का मिल जाएगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल करके वो न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है। ठीक है, अब न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कितने की परचेज कर रहा हो? 7,50,000 की परचेज कर रहा है। ठीक है, और उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ है? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी से 5 लाख हुआ है। तो 5 लाख और 7,50,000, इसमें से जो भी कम होगा उसका एग्जाम्पशन मिलेगा। तो हमको जो एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54 में मिल गया 5 लाख, मतलब 7,50,000 में से 5 लाख का एग्जाम्पशन हमको यहाँ मिल गया। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए इसको लास्ट रखा है। तो हमारा जो एग्जाम्पशन मिला है 54F में, वो 5 लाख का मिल गया आउट ऑफ 7,50,000, क्योंकि हमारा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 5 लाख ही था। उसके बाद देखिए एक सेक्शन है 54EC, इसमें देखिए 54EC, इसमें क्या है? कोई भी सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ बाय एनी टैक्स पेयर
कोई भी अगर मान लो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स हम सेल कर रहे हैं, ठीक है, और हम उसको फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं NHAI और EREC के बॉन्ड में, और कब इन्वेस्ट करना है, 6 मंथ के अंदर इन्वेस्ट करना है, और द इन्वेस्टमेंट अमाउंट कैन नॉट बी मोर देन 50 लैक्स, 50 लाख तक का हमको मैक्सिमम इसमें डिडक्शन मिलेगा, तो हमको इसमें एग्जाम्पशन मिल जाएगी। तो देखिए हमने गोल्ड और सिल्वर सेल किया था, और हमने यहाँ पर देखिए बॉन्ड परचेज कर रखा है, बॉन्ड ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2,50,000, तो 2 लाख की एग्जाम्पशन हमको यहाँ मिल गई, और 3,50,000 में से 50,000 की एग्जाम्पशन हमको यहाँ मिल गई, तो हमारा टोटल हो गया 2,50,000। हमने 2,50,000 बॉन्ड में इन्वेस्ट किया था, तो 2,50,000 की एग्जाम्पशन हमको यहाँ मिल गई है। तो हमारे रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी से कैपिटल गेन जीरो हो चुका था, गोल्ड से भी कैपिटल गेन जीरो हो चुका है, क्योंकि 2 लाख में से 2 लाख माइनस हो गया। अब सिल्वर का बचा है भाई, सिल्वर में से 3,50,000 में से 50,000 माइनस हो चुका है। 50,000 कैसे हुआ था, क्योंकि दोनों को एग्रीगेट करके हमने अंडर सेक्शन 54 EC में एग्जाम्पशन ले ली थी। अब हमारा रह गया इसमें 3 लाख। अब 3 लाख रह गया, तो हमारे पास एक और एग्जाम्पशन अवेलेबल है, हमारे पास एक एग्जाम्पशन अवेलेबल और है 54F की, जो 54F की एग्जाम्पशन जो कॉमन एग्जाम्पशन होती है, जो हमने देखो यहाँ पर भी लिया था 54F की एग्जाम्पशन, यहाँ पर भी लिया था 54 की एग्जाम्पशन, ये सेम एग्जाम्पशन हम यहाँ भी ले लेंगे। 54 एग्जाम्पशन क्या बोलता है, फिर से रिपीट करता हूँ कि सेल ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी को छोड़कर कोई भी अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स को अगर हम सेल करते हैं, ठीक है, और उससे हम अगर न्यू हाउस प्रॉपर्टी ले लेते हैं, और टाइम पीरियड वही रहेगा सेम, और कैलकुलेशन भी सेम रहेगी, तो हमको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमने ये मान लिया कि एक लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स को सेल करके हमने एक न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ले ली है। तो न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी 7,50,000 की ली थी, उसमें से हमने 5 लाख की एग्जाम्पशन पहले ही ले चुके हैं, तो बैलेंस एग्जाम्पशन कितनी मिल गई, कितनी बच गई, 2,50,000। तो 2,50,000 फॉर्मूले में आ जाएगा। उसके बाद सेल्स कंसिडरेशन, तो इसका सेल्स कंसिडरेशन 5 लाख है, तो फॉर्मूले में 5 लाख आ गया, और इसका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 3,50,000, तो फॉर्मूले में 3,50,000 आ गया। तो एग्जाम्पशन हमको मिला 54F में 1,75,000। ठीक है, तो 54F में हमको एक नया एग्जाम्पशन और मिल गया। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अब हुआ, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी से जीरो हो गया, गोल्ड से भी जीरो हो गया, और सिल्वर से हमारा रह गया 1,25,000। ठीक है, कोई डाउट है? नो सर। ये जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सर एक बात पूछनी थी। हाँ जी सर, जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उसमें एक वो भी तो सेक्शन होता है ना, LOTA का, लोटा आई थिंक। क्या जी, समझ रही मैं? सर जैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, हाँ है ना, जी। उसमें सेक्शन होते हैं बहुत सारे, जैसे रिटर्न फाइल करते हैं वेबसाइट पे, है ना। हम्म। सर उसमें एक सेक्शन पहले लोटा का आता था, लोटा अब चलता है या खत्म हो गया, LOTA? लोटा समझ में नहीं आ रहा, कौन सा सेक्शन हो, सेक्शन का नाम बता रहे हो लोटा? नहीं, शायद एडिशन होती थी, वो जाया करता था, पता नहीं अब जाता नहीं जाता है, शायद खत्म कर दिया है, थिंक पहले जाता था। पता नहीं, मेरे तो ध्यान नहीं आ रहा कैसे क्या अच्छा चीज़। अच्छा, हो सकता कोई है नहीं सर। कुछ और हो जो आप समझ पा रहे हो। सही कह रहे हैं आप। चलिए, आज के लिए तो इतना बहुत है प्रैक्टिकल, हम्म, तो अभी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अभी आज मैं ना शेयर कर दूंगा नोट्स, तो आप फिर उसमें थोड़ा चेक कर सकते हैं। ओके सर। और कोई डाउट हो तो बताइए। नहीं सर, नो। चलिए बहुत अच्छा। ओके, थैंक यू। थैंक यू। ओके, गुड नाइट, बाय।